नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। पूरे देश में आज परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ख़ास करके हम जब अंबेडकर नगर में हैं तो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि चाहे अंबेडकर नगर हो या उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, बाबा साहब को दिली रूप में जो मनाते हैं वो दलित समाज के लोग हैं। हमारे यहाँ अम्बेडकर नगर में यूपी में भी ये बात प्रखर रूप से दिखाई पड़ रही है और बाहर भी हमको लगता है कि ऐसा ही कुछ है। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब केवल दलितों के ही लीडर थे, दलितों के बारे में ही सोचते थे, या उन्होंने दलित समाज के लिए ही काम किया, या उसी बिरादरी के थे इसलिए दलित समाज मानता है। और जो दलित समाज से अलग समाज है, बैकवर्ड समाज, फॉरवर्ड समाज, और उसमें भी महिला, मजदूर, नौजवान, ये बाबा साहब को उसी रूप में मानते हैं कि ये दलितों के नेता हैं। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। आज राजनीति के लिए भले लोग बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हों, इस आशा में कि हम भी करेंगे ऐसा तो फिर दलित समाज देखेगा और आने वाले समय में हमको भी वोट दे देगा। तो ये एकदम सतही सोच है बाबा साहब को याद करने का, बाबा साहब के बारे में बात करने का। बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें तो और हैं। जो कुछ बातें हैं कि अभी पिछले दिनों 2004 में लंदन यूनिवर्सिटी ने 100 सबसे विद्वान लोगों की लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम जो था वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का था। दुनिया के भीतर कि कौन लोग अब तक इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, जितने भी लोग निकले उसमें सबसे ब्रिलियंट कौन था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इस पैमाने पे भारतवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते, क्या आपको गर्व नहीं करना चाहिए? लेकिन आप फिर मानेंगे कि बाबा साहब तो उस बिरादरी के थे, उनके नेता थे, तो हमसे क्या लेना देना। ये आपके सबसे बड़ा महाज्ञान का परिचायक है। दूसरा, बाबा साहब की जो लाइब्रेरी थी राजगीर नाम से, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, दुनिया देश की किताबें। और समझ सकते हैं एक व्यक्ति जो कानून मंत्री रहते हुए भारत का संविधान की रचना करता हो, कुछ आदमियों की बहस हो सकती है, भाई अकेले उन्होंने नहीं लिखा, पूरी टीम के साथ लिखा। हमेशा कोई लीडर होता है और टीम की जो दशा थी गूगल पे सेट कर लीजिए, जो भी टीम थी, किस तरह की लुंज पुंज और अव्यवस्थित टीम थी। तो फाइनली बाबा साहब की लीडरशिप में ही, बाबा साहब के ही देख रेख सुपरविज़न में, उनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया। उनकी बहुत सारी जो बातें थी वो संविधान में आई। तो इतना विद्वान आदमी वो लाइब्रेरी बनाता है, उसमें 50,000 से ज़्यादा किताबें होती हैं। आप जरा बताइए आज के डेट में भारत में कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो, पढ़ने लिखने वाले लोग हों? इस पे गर्व नहीं करना चाहिए? आप सोचिए कि आपका बच्चा भी ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। लेकिन अगर आप सोचेंगे वो कौने बिरादरी के थे, किस बिरादरी के नेता हैं, तो ये आपके दिमाग की प्रॉब्लम है, बाबा साहब की नहीं है। और इकोनॉमी में पीएचडी करने वाले बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से इकोनॉमी में पीएचडी की। अब इसमें जात कहाँ, बिरादर कहाँ आ गया? लेकिन बाबा साहब खाली एक ही समाज के आदमी थे, एक ही समाज के नेता थे। अब इससे जब आगे बढ़ेंगे, ये तो तथ्यात्मक बातें हैं जो किताबों में लिखी हैं, आप देख लेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती हैं। लेकिन आप वो किस बिरादरी के हैं ये चेक करिएगा तो फिर वही लोग मानेंगे जो बाबा साहब की बिरादरी वाले थे। आपसे कोई लेना देना है नहीं, आपसे कोई मतलब है नहीं। बाबा साहब ने उस दौर में जिस तकलीफ, समस्या, परेशानी को झेलते हुए पढ़ाई लिखाई पूरी की और एक स्तर पे पहुँचे कि देश के कानून मंत्री बने और विदेशों से आना जाना से लेके एक रॉयल ज़िंदगी बाबा साहब ने जो उनको मिली, उसके बाद उनकी सबसे बड़ी खासियत है, उसके बावजूद भी वो कहाँ से निकले हैं, कितना संघर्ष किए हैं, और वो संघर्ष करके जो हासिल कर लिए हैं, देश के लाखों लाख लोग उतना संघर्ष करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस सवाल पे और उस दबे कुचले पीड़ित उत्पीड़ित समाज के लिए
वो लगातार सोचे और अपनी पूरी ताकत लगा के उनका भला हो ये काम किया। यही बाबा साहब होने की रेसिपी है, यही बाबा साहब का सबसे बड़ा दान, सहयोग और देन है भारत को। तो ये केवल दलितों के लिए नहीं है। अगर संविधान में ये प्रावधान रिजर्वेशन वगैरह वाला नहीं होता तो बैकवर्ड भी कहीं दिखाई उखाई नहीं पड़ते। शूद्र जिसको कहते हैं, फॉरवर्ड माने अशूद्र और शूद्र, यही दो होते हैं, उसमें कोई बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड नहीं होता है। बाबा साहब के ही संविधान के सोच के बदौलत आज इक्वलिटी का भाव आ रहा। आर्टिकल 15 वगैरह उसी की देन है कि बराबरी मजबूरी में से ही सही, लेकिन बराबरी का दिखावा करना पड़ रहा है। महिलाओं को आज आगे जो आने का मौका मिल रहा है, दुनिया की तरह हमारे देश की भी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसमें भी बाबा साहब की सोच का परिणाम। अब आप बाबा साहब को खाली बिरादरी के नाम पे बांध देंगे, तो इसलिए बाबा साहब को याद करना ये नहीं, बाबा साहब को याद करते समय ये याद करना नहीं है कि बाबा साहब कोट पहनते थे, लंदन में पढ़े और इतनी डिग्रियाँ पाए। और जो हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी बहुजन समाज पार्टी के जो प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि बाबा साहब का बच्चा मर गया, जो तब उनके पास पैसा नहीं था, तो उनकी पत्नी ने कफन दफन का अपना आंचल फाड़ के किया। ये सब कहानी वहानी बनाते रहिएगा, लेकिन बाबा साहब को याद करने वाले लोगों को बाबा साहब की तरह विज़न, सोच और अपना बड़ा मानसिक खुलापन रखना होगा। हम दलित नौजवानों से भी कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब को बिरादरी के खांचे में देखिएगा तो हमेशा आप गलत तस्वीर बाबा साहब की पाइएगा। बाबा साहब की सोच पे खड़े होइए। आप सोचिए, विदेश से LLB करके बाबा साहब आए, विदेश से LLB करके PhD करके बाबा साहब आए, विदेश से PhD LLB करके महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी ने कोट उतार के लुंगी लपेट लिया। बाबा साहब पूरे जीवन जबरदस्त तरीके से शौकीनों की तरह वेल अप टू डेट रहे। ये पॉलिटिकल अंतर आपको समझना होगा कि बाबा साहब ने पूरे समाज को बताया कि हम अभावहीनता से बाहर निकल के सभ्य नागरिक की तरह जिंदगी जिए, यह हमारा अधिकार है और इसको कोई छीन नहीं सकता है। चाहे ब्राह्मणवाद हो, चाहे सामंती ताकत हो, चाहे कोई भी विचार हो, यह अधिकार हमसे नहीं छीन सकता है। इसलिए बाबा साहब इस तरह का रॉयल जिंदगी जीने के पक्ष में थे। और महात्मा गांधी जी, चूंकि उनको गरीबों का प्रतिनिधित्व करना था, पॉलिटिकल अंतर है, इस बात को समझना होगा। इसलिए चूंकि अभावग्रस्त, नंगे, गरीब लोग, अभावहीन लोग उस समय देश में थे, उनसे एकरूप होने के लिए महात्मा गांधी जी ने अपना कोट उतार दिया, अपना कपड़ा उतार दिया, एक धोती में लाठी लेके चलने लगे। महात्मा गांधी गरीब आदमी नहीं थे, गलतफहमी में मत रहिएगा कि उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था। उस समय जब हमारे आपके पूर्वज खेत के बाहर, गांव के बाहर नहीं निकलते थे, अगल बगल की बाजार उनके लिए दिल्ली और बम्बई हुआ करती थी, उस समय महात्मा गांधी और बाबा साहब लंदन, पेरिस घूम रहे थे। उस समय ये लोग विदेश टहल रहे थे। तो इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा। लेकिन बाबा साहब को इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो बाबा साहब कैसा समाज चाहते थे ये समझ में आएगा। और दलित भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, बैकवर्ड मित्रों के लिए या नौजवानों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब सोचते हुए, बाबा साहब के विचारों से एकरूप होते हुए, ये भी सोचिए कि बाबा साहब आज अगर होते तो कैसे सोचते, आज अगर होते तो समाज को कैसे देखते, आज अगर बाबा साहब होते तो समाज में किन बदलावों को देखते। जिस दिन ये हम आप समझ गए, उस दिन सही मामले में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब को हम लोग याद करेंगे और बाबा साहब के बताए रास्ते पर, उनके सोच पे खड़े हो पाएंगे और देश का और भला होगा, समाज का और भला होगा। इसलिए बाबा साहब को एक बार फिर से बार बार नमन करते हुए, बाबा साहब अमर रहे और भारत उसी रास्ते पे चले जिसमें छुआछूत ना हो, जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें मनुष्य के साथ मनुष्य उत्पीड़न न करे, जिसमें सबको जीने का अधिकार हो, जिसमें कोई किसी के ऊपर रूल ना करे, शासन ना करे, कोई किसी को अपने मातहत ना रख पाए। सब करें और खाएं और समाज को अपना योगदान दें। बाबा साहब के सपनों को इसी दिशा में बढ़ाएंगे, सोचेंगे तो हमको लगता है अच्छा होगा। बाकी आप भी दिमाग लगाइएगा। नमस्कार।